आज हम शनाय एचबी की द सैक्रिफिशियल एक्ट शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे। इसकी हम समरी करेंगे, इसमें मेन एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करेंगे और समझेंगे कि इस शॉर्ट स्टोरी में हमें क्या चीज़ कन्वे की जा रही है इस शॉर्ट स्टोरी से। पहली बात, शनाय एचबी एक नाइजीरियन राइटर है, अफ्रीकन राइटर जिसे कहते हैं। नाइजीरियन कहते हैं हबशी को, ब्लैक पीपल या अफ्रीकन पीपल। तो नाइजीरियन पोइट है, नॉवलिस्ट और क्रिटिक है। नाइजीरिया में पैदा हुआ था लेकिन इसकी डेथ यूएसए में हुई थी। और इसकी ये शॉर्ट स्टोरी द सैक्रिफिशियल एग ये एक एल्गरी थी, फिक्शन थी, ठीक है, और फैंटेसी थी, या फिर इसको कह सकते हैं ये उसकी रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ हिज इग्बो कल्चर। उनका जो कल्चर था अफ्रीकन पीपल का या नाइजीरियन पीपल का, वो इग्बो था। इग्बो एक कल्चर का नाम है, ठीक है, उनके वहाँ पे। तो अब जो हम स्टोरी है उसका टाइटल देखते हैं, सैक्रिफिशियल एग है। सैक्रिफिशियल एग जो है वो टाइटल बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक सेकंड चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो वो जो इसका लिटरल मीनिंग है। लिटरल मीनिंग क्या है कि एग को तोड़ा गया, उसकी कुर्बानी दी गई है, ये लिटरल मीनिंग है। लेकिन इन अदर वर्ड्स ये यहाँ पे नाइजीरियन कल्चर की कुर्बानी दी गई है। सैक्रिफिशियल एग को रिप्रेजेंट किया गया है एल्गोरिकली या फिर एल्गोरिकली रिप्रेजेंट किया गया कि नाइजीरियन कल्चर से, जिसको ब्रिटिश ने तबाह बर्बाद कर दिया था जब उन्होंने उनके इलाकों को जब्त किया था, अपने इख्तियार में लिया। ये चीज़ हो गई। इसका सैक्रिफिशियल का मीन एक और भी है। इग्बो कल्चर में ये चीज़ बहुत कॉमन थी कि वो जो थे, जब उन्हें किसी चीज़ की दुआ मांगनी होती थी, कुछ चीज़ चाहिए होती थी, ठीक है, या फिर उनकी ज़िंदगी में अगर कोई बुरी चीज़ें हो रही हैं, मिसफॉर्च्यून्स हैं, तो वो एक एग लेते थे, ठीक है। उस एग को सेक्रीफाइस करने के लिए कहीं पे भी किसी भी जगह पे ना उस एग को रख देते थे, ठीक है। तो बेसिकली वो जो सेक्रीफाइस था ना, एग को सेक्रीफाइस करना, उसका मतलब ये था कि जितनी भी मिसफॉर्च्यून है उस पर्सन की, वो उसको सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। और इस तरह उनका बिलीव था कि इविल चीज़ें जो उसकी लाइफ में हो रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी एक एग का सेक्रीफाइस करने से। तो इसमें भी स्टोरी में यही होता है, एक अननाउन सा पर्सन जो है ना, वो जो है रोड पे एग रख जाता है, ठीक है, जिसमें उसकी मिसफॉर्च्यून्स जो होती हैं वो कैद होती हैं। अब वो एग रख गया है, और वो इसलिए रख गया है कि इस एग को सेक्रीफाइस जो उसने किया है इस बना पर किया कि उसकी अब जो है उसका जो लक है, उसकी किस्मत जो है वो अब बदल जाएगी। उसने इसलिए ये काम किया, वो रख के चला गया, ठीक है। और एक पर्सन आता है, वो उसको कुचल देता है। जो पर्सन उस एग को कुचलता है उसका नाम जो है वो जूलियस है, ठीक है। इस कहानी के मेजर जो करैक्टर हैं वो 3 करैक्टर हैं। एक जूलियस जो प्रोटागोनिस्ट है और मेन करैक्टर है, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, ये अर्बन सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक सिविलाइज पर्सन है, ठीक है। ये एजुकेटेड है, इसने जो है मिशनरी स्कूल से जो है एजुकेशन हासिल की है, ठीक है, और पढ़ा लिखा है, ये चीज़ है। इसके पढ़ा लिखा होने में भी हमें एक सिंबल मिलता है। सिंबल क्या है कि जो उस ज़माने में जितने भी वेस्टर्न स्कूल्स थे जो बनाए गए थे, कॉलेजेस थे या यूनिवर्सिटीज़ थे, वहाँ से जो लोग एजुकेशन हासिल करते थे ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे किन चीज़ों से, जो अपने रिलीजियस बिलीव्स है ना उनसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। ज़ाहिर है हर एक कल्चर के अपने अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स होते हैं। तो जूलियस का पढ़ने का मकसद ये था कि वो उन फजूल रिलीजियस या सुपरस्टिशियस थिंग्स पे बिलीव नहीं करता जो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी वो गॉड गॉडेस पे बिलीव नहीं करता, ठीक है। और सुपरस्टिशियस पर्सन वो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर दूध को उबाला आ जाए और दूध नीचे गिर गया तो कुछ बुरा होने वाला है, कांच टूटे तो कुछ बुरा होने वाला है, बिल्ली रास्ते से गुजर जाए तो कुछ बुरा होने वाला है। इस तरह के जो कल्चरली प्रमोट होने वाले सुपरस्टिशियस बिलीव्स है ना, वो इनमें बिलीव भी नहीं करता था। लिहाजा वो इग्बो कल्चर से ही ताल्लुक रखता था और एक पढ़ा लिखा इंसान था। दूसरी चीज़ ये जो था, चर्च के अंदर जूलियस जो है वो चर्च के अंदर चाइर को सिंग करता था। अब चाइर जो होता है या फिर CHOR क्वाइट जो होता है जिसे हम कहते हैं, वो ना जो है एक सॉन्ग होता है चर्च का, ठीक है, वो उसको सिंग करता था। अच्छा, उसके बाद जेनेट है वो इसकी मंगेतर है जूलियस की। वो भी वाइफ हुई नहीं है, होने वाली वाइफ है, लेकिन वो इसकी अभी मंगेतर है फिलहाल। इस स्टोरी में थर्ड करेक्टर है MA माँ जो है बेसिकली वो जेनेट की मदर है, ठीक है, और ये जूलियस की मदर इन लॉ है, यानी कि सासू माँ है, ठीक है। और माँ जो है ना, ये माँ ये ज़्यादातर सुपरस्टिशियस है, ठीक है, यानी गॉड गॉडेसेस में बिलीव करना, दूसरी चीज़ों में भी बिलीव करना, जैसे सैक्रिफिशियल एग में बहुत बिलीव करना कि ये भी एक उन कल्चर का पार्ट है ना कि वो एग को सेक्रीफाइस करते हैं, उन इग्बो कल्चर का पार्ट है। तो वो भी इन चीज़ों में बिलीव करती है, ठीक है। बुरी इवल्स और गुड इवल्स वो भी इनके जो है विलेज में एग्जिस्ट करती हैं, उन पर भी बिलीव करती है। फिर इनके एक वाटर गॉड है जिसका नाम मम्मी वोटा, ठीक है, वो वाटर गॉड भी और क्रॉस रोड गॉड की वो हिफाजत करती है। फिर एक गॉड है नकवू, ठीक है, वो नकवू जो है गॉडेस वो इनके मार्केट की हिफाजत करती रहती है। मार्केट जो होती है वो नकवू डे पे खुलती है वो मार्केट, तो उसकी हिफाजत करती है। तो ये जो है माँ जो है ना उन चीज़ों में बिलीव करती है। सेकंड जो माँ है ना, वो उसका मज़हब जो है उसने अपना कन्वर्ट करके क्रिश्चियन में जो है ना अडॉप्ट कर लिया, क्रिश्चियन बन चुकी है, क्रिश्चियनिटी में आ गई है। तो जब वो क्रिश्चियनिटी में आ जाती है तो वो चर्च जाती है, तो वो जूलियस को चॉइर गाते हुए सुनती है, तो उसका चॉइर पसंद आता है। तो जूलियस को अपनी बेटी का जो है ना वो सन इन लॉ जो है अपना बनाना चाहती है अपनी बेटी के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये इसके अंदर ये 3 ही करैक्टर्स हैं, ठीक है। अब यॉनरा के पर्सपेक्टिव में लिखा गया।
हम टाइटल की बात कर रहे थे कि टाइटल में दो चीज़ें रिप्रेजेंट हुई हैं, एक सैक्रिफिशियल एग का लिटरल मीनिंग जो कि हमें इग्बो कल्चर का रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इग्बो कल्चर में एक कस्टम है। कस्टम क्या है कि सैक्रिफाइस किया जाता है एग का, ताकि हम जितनी भी मिसफॉर्च्यून्स हैं, इविल्स थिंग्स हैं, उनसे बच सकें, हमारी किस्मत बदल सके। ठीक है, सेकंड मीनिंग उसका ये है कि वो जब सैक्रिफिशियल एग क्रश्ड हो जाता है जूलियस के पाँव में आकर, वो उस पर चढ़ जाता है और वो क्रश हो जाता है जब वो एग, तो उससे मुराद ये है कि वेस्टर्न कल्चर जो था, जब उन्होंने अफ्रीकन एरियाज़ पर या अफ्रीकन कंट्रीज़ को जब उन्होंने क्लोनाइज्ड किया, उन पर कब्ज़ा किया और फिर अपनी हुकूमत स्टार्ट कर दी, तो इससे क्या हुआ, जो इग्बो कल्चर था वो डेड हो गया। उसके मज़हब, उसका कस्टम, उसका ट्रेडिशन, ठीक है, और उसके लैंग्वेज तक इवन तक इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन कल्चर लेके आए, जो वो रिलीजन लेके आए, जो वो लैंग्वेज लेके आए, उसका इन्फ्लुएंस जो था वो हमें अमेरिकन कल्चर पे नज़र आने लग गया, यानी नाइजीरियन कल्चर पे। तो इस लिहाज से हमें कहना यह है कि सेकंड जो है एल्गोरिकल बात में उसने ये कहा है कि ब्रिटिश कल्चर की वजह से नाइजीरियन कल्चर क्रश हो गया, यानी कि वो सैक्रिफिशियल एग था, वो क्या था, वो नाइजीरियन कल्चर था जो कि जूलियस के पाँव में आ गया। जूलियस एक पढ़ा लिखा वेस्टर्न टाइप बंदा था, यानी वो वेस्टर्न बिलीफ पे ज़्यादा जो था रखता था यकीन, ठीक है, तो वो वेस्टर्न को फॉलो करता था। तो उसके पाँव के नीचे आने का मकसद यह है कि नाइजीरियन कल्चर ब्रिटिश पर्सन के पाँव के नीचे आके कुचल गया है, यानी ब्रिटेन ने नाइजीरिया को तबाह बर्बाद कर दिया, उनके मज़हब को, उनकी लैंग्वेज को, उनके ट्रेडिशन को, कस्टम्स को, ठीक है, हर चीज़ को उनकी तबाह कर दिया। तो बेसिकली ये टाइटल की सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जॉनर पोस्ट कॉलोनियलिज्म है या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, क्योंकि इसमें हमें इस पूरी ये एलग्री इस वजह से है क्योंकि बताई हमें स्टोरी जा रही है एक मार्केट की अंदर एग की सेक्रीफाइस की, लेकिन इन अदर वर्ड्स ये हमें डीप और डार्क मीनिंग कन्वे करती है वेस्टर्न सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, डीप एंड डार्क मीनिंग कि भाई ब्रिटेन एम्पायर ने किस तरह दूसरी कॉलोनीज़ को जो था कैप्चर्ड किया, उन पर कब्जा करके किस तरह उनकी बुनियादों को तोड़ मोड़ के उनके बिलीव्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें कॉलोनियलिज्म दिखाई जा रही है स्टोरी के थ्रू, ठीक है, और डायरेक्टली हमें स्टोरी बताई जा रही है, तो इसलिए ये एलगरी है, डबल मीनिंग रखती है, हिडन मीनिंग लगती है। उसके बाद और चीज़ें ये हैं, प्रोटागोनिस्ट का मैंने आपको बता दिया, नाइजीरिया कल्चर बता दिया, कल्चर क्लैश ये भी बता दिया, थोड़ा बहुत जूलियस के बारे में भी बता दिया कि वो किस तरह का पर्सन है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें और जो है, जो अल्फाज हैं वो अफ्रीकन जो लफ्ज़ जो है ना यूज़ किए गए, अफ्रीकन वर्ड्स, इसमें वो कौन कौन से हैं, और थोड़ी बहुत गॉडेसेस के नाम भी हमें पता होना चाहिए। इसमें हमें बताया गया है कि स्टोरी के शुरू पे ना हमें नकवू, ठीक है, इस तरह NKWO, इक्की, इक्की, OYE एंड अफू, AFO, अफू। बेसिकली हमारे अगर ब्रिटेन के कल्चर के मुताबिक देखा जाए ना, जो ब्रिटेन ने उनके कैलेंडर टाइम के मुताबिक देखा जाए ना, तो उनके कैलेंडर में क्या है, उनके कैलेंडर में मैक्सिमम एक वीक में 7 डेज़ होते हैं, जबकि इग्बो कल्चर या नाइजीरियन कल्चर के अंदर सिर्फ जो है ना 4 दिन होते हैं, और उनका वीक 4 दिन का होता है, यानी एक वीक 4 दिन का होता है, और दिनों के नाम क्या है, नकवू, इक्की, ओए, अफू। नकवू ऐसा जो दिन है ना, उस दिन जो है ना मार्केट खुलती है और बहुत ज़्यादा उसमें तजारत होती है उस दिन। तो नकवू एक गॉडेस का नाम भी है जो उस तजारत में ना बरकत डालती रहती है, अपने पंख लड़ा के, अपने फ़ैन जो है वो ऑन करके, वो दूसरे लोगों को जो विलेज से, दूसरे लोग जो विलेज से आए होते हैं डिफरेंट उनको बुलाती है, अट्रैक्ट करती है। तो बेसिकली नकवू वो गॉडेस भी है जो नकवू वाले दिन मार्केट में जो है ना पीपल्स को गैदर करती है ताकि क्या हो, ट्रेडिंग ज़्यादा हो। ये इस दिन जो है ना उनकी, इस दिन को बड़ा बाबरकत दिन समझा जाता है, जैसे हमारा जुम्मा होता है ना, उसी तरह ये नकवू डे उनके लिए है भाई, इतना मतलब अच्छा दिन है उनके लिए। तो वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न कल्चर में 7 दिन होते हैं। वेस्टर्न कल्चर में जो मंथ्स होते हैं ना वो 12 होते हैं। इग्बो कल्चर के अंदर मंथ्स जो होते हैं वो 13 मंथ होते हैं, 13 महीने होते हैं। ठीक है, जबकि ये 1 मंथ में वेस्टर्न के 1 मंथ के अंदर मैक्सिमम 4 या 5 मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 वीक्स होते हैं, जबकि इग्बो कल्चर या नाइजीरियन कल्चर के अंदर टोटल 7 वीक्स आ जाते हैं, यानी 1 मंथ के उनके 7 वीक्स होते हैं। तो इस लिहाज से तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे, कल्चर को भी एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है इस स्टोरी के अंदर। फिर उस जैसे मम्मी वोटा का मैंने नाम लिया, ये एक वाटर डीटी है, पानी की देवता है, गॉडेस ऑफ क्रॉस रोड्स की जो है ना वो गॉडेस है। ठीक है, उसके बाद किटिप का नाम क्या था, उस स्मॉल पॉक्स को ना इनकी लैंग्वेज में किटिकपा, KITIKPA, कटिकपा कहते हैं। तो ये स्मॉल पॉक्स को जो वेस्टर्न स्मॉल पॉक्स कहते हैं, नाइजीरियन किटिकपा कहते हैं। ये जो है ना बेसिकली उनका किटिकपा से मुराद ये है, वो एक ना इविल डिटी है, यानी कि इविल सोल है। ठीक है, इविल देवता है, जो शैतान नहीं होता, शैतान वो है बेसिकली ये लफ्ज़। तो वो स्मॉल पॉक्स को ना किटिकपा से कंपेयर करते हैं कि भाई ये इविल डिटी है, ये जो है शैतान की देवता है, ये लोगों को मार रही है अपना जो है डिजीज़ फैलाकर, ठीक है, लोगों का कत्ल कर रही है। तो ये नाइजीरियन पीपल का बिलीव है। जो चीज़ जो है ना उनके कल्चर के अंदर कोई डिस्टर्ब हो रही है ना, वो कहेंगे कि भाई ये इविल गॉड है, ये इविल गॉड की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो इस तरह ये चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ लफ्ज़ जो टेक्स्ट के अंदर मौजूद हैं हम वो पढ़ लेते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो है पाम कर्नल्स,
पाम कर्नल्स जो बेसिकली ना ये नाइजीरियन लैंड वो इतनी इनरिच क्यों है? बेसिकली ना वहाँ पे पाम सीड्स का ऑयल निकलता है। पाम सीड्स जो होते हैं ना, सीड्स, उनमें से ऑयल निकलता है और वो जो ऑयल है वो जो है ना पूरी वर्ल्ड में जो है उसकी ट्रेडिंग होती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पे पाम कर्नल्स होते हैं, ठीक है। और यही चीज़ जो है, ये पाम कर्नल्स को वो क्या समझते हैं, हमारे लिए होली थिंग है, एक जो है ना शफाफ थिंग, हमें खानी चाहिए, पीनी चाहिए। उनके वेजिटेबल्स उन्होंने बनाना हो तो वो यही सी ऑयल को यूज़ करेंगे, ठीक है। उनको कोई हार्म हो या कोई इंजरी हो जाए उस जगह भी वो यूज़ करेंगे इसको, हर जगह, मतलब ये होली है, उनके लिए शिफा है हर तरह से। उसके बाद इसमें एक लफ्ज़ है कनोई, CANOE। कनोई जो है वो बोट को कहते हैं, कनोई। अनम्बरा, एक लफ्ज़ है अनम्बरा। अनम्बरा जो है बेसिकली वो एक प्लेस का नेम है। उनके विलेज का जो नाम है ना, किधर गई स्टोरी, उमरू है, UMRU, उमरू उनके विलेज का नाम है। और ये मैंने नहीं, हाँ, अनम्बरा, ANAMBARA, अनम्बरा, ये रिवर का नेम है, ठीक है। उनके करीब जो रिवर है उसका नेम है। फिर ये उमरू मैंने बता दिया, उमरू कहते हैं इसको, ये विलेज है उनका जहाँ पे ये रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और यम फूफू, ये मेल क्रॉप है यम फूफू, ठीक है। ये जो क्रॉप है, किधर गया, यम फूफू भी भाई उनके खेतों में सबसे ज़्यादा यम फूफू हमें मिलती है। फिर बॉस्टीरियस का मतलब होता है नॉइजी, बहुत शोरदार आवाज़दार चीज़। क्वेंज्ड का मतलब होता है साइलेंस। किटिकपा का मतलब होता है डिजीज़ या उनके मायनों में स्मॉल पॉक्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे गोंग होती है, घड़ियाल नहीं होता, उससे जो घंटी की आवाज़ आती है ऊंची आवाज़, तो उसको कहते हैं ऊंची आवाज़, घंटी से जो आती है गोंग कहते हैं उसको। तो गोंग की आवाज़ भी जो है ना, एक बेसिकली ना ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये किटिकपा जो है ना, यानी स्मॉल पॉक्स उनके सोसाइटी में फैल जाता है, तो वो ना रात को 11 बजे इस गोंग को बजा देते हैं। और इस गोंग के बजने के बाद ना 12 या 11 लोग जो है ना वो मास्क लगा के बाहर आ जाते हैं। और उनकी ड्यूटी ये होती है कि जो बंदा बाहर घूम रहा है ना उसे मारना है। क्यों? क्योंकि क्वारंटाइन का टाइम है, क्वारंटीन हुई है हर चीज़, ठीक है। कर्फ्यू लगा हुआ है कि भाई एक डिजीज़ आई है उस वजह से लोग मार रहे हैं, तो एक कर्फ्यू है, इतने टाइम तक सब बाहर रहेंगे, उसके बाद जो सारे जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये जो है ना कुछ लोग जो हैं वो जब रात टाइम बाहर निकलते हैं उस टाइम के गोंग के बजने के बाद, तो उनको पड़ती है नाइट मास्क वालों से कुट। वो नाइट मास्क इसलिए कहा गया उन लोगों को कि वो मास्क चुरा के आते हैं और बड़ी बेदर्दी से लोगों को ना मारते हैं उस टाइम। तो ये चीज़ है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद कौन सा लफ्ज़ है, नाइट मार्क्स वाले भी हो गए, ग्रुप ऑफ पीपल हॉवरिंग इन नाइट, जो नाइट में जो है मंडलाता रहता है, ठीक है। उसके बाद एसोस्टेरिक स्पीच। एसोस्टेरिक स्पीच होती है जो स्मॉल नंबर्स की स्पीच होती है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा बात नहीं होती, शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, ये वो है, ये चीज़ हो गई। ओके, अब क्या रहेगा, अब कुछ और चीज़ें जो हमें इग्बो कल्चर से रिलेटेड पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें कॉलोनियलिज्म का जब सवाल आएगा तो हमें ये चीज़ें हेल्प आउट भी करेंगे बीच में, फिर हम समरी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, कुछ फीचर्स हैं नाइजीरियन कल्चर्स के, नोट डाउन कर लें। कहते हैं कि नाइजीरियन कल्चर में ना जिस नाइजर की ज़्यादा बीवियाँ और ज़्यादा बच्चे होते हैं ना उसकी बड़ी इज्जत होती है नाइजीरियन सोसाइटी के अंदर, ठीक है। सेकंड थिंग जो है, जिसके पास ज़्यादा वाइफ्स होंगी, बच्चे ज़्यादा होंगे, उनको एक टाइटल दिया जाएगा, एक स्पेशल टाइटल, ठीक है। और उन्हें एक स्पेशल जगह दी जाएगी जहाँ वो रहेंगे, यानी अगर वो घोंसले में रहते हैं तो उनका घोंसला सबसे स्पेशल होगा, और घोंसला कह रही हूँ सॉरी, वो झोंपड़ी में रहते हैं तो उनकी झोंपड़ी सबसे जो है ना अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। तो ये, और तीसरी चीज़, हु हैज़ लैंड देन ही आल्सो, जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा होंगी ना उनकी भी इग्बो कल्चर में, या इबो कल्चर, इग्बो को इबो भी पढ़ा जाता है, IBO ये भी लिख सकते हैं और IGBO भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं नाइजीरियन कल्चर को। जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, ठीक है, जो ज़मीनों में बहुत अमीर है, उनको भी भाई एक स्पेशल रेप्यूट दी जाती है सोसाइटी में, बड़ा नाम होता है उनका। और वो नाइजीरियंस जो ग्रो यैम्स इन देयर लैंड, जो यैम्स उगाते हैं ना उनका भी बड़ा नाम है, ठीक है, यानी वो भी बड़े पॉपुलर हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, यैम्स जो उगाते हैं। उसके बाद जो अपनी संडे को यानी हॉलीडेज़ पे अपनी बीवियों को मारते हैं ना, वो लोग भी बड़े इज़्ज़तदार समझे जाते हैं भाई इस नाइजीरियन कल्चर में, ठीक है। तो बेसिकली राइटर ने ये सब चीज़ें दिखाने का उसका क्या मकसद है कि ये जो डॉग है, ठीक है, ये जो आवाज़ें हैं, ये जो वाइफ हैं, वाइफ को मारना है, ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी रेप्यूटेबल समझी जाती हैं इसमें, ये नाइजीरियन कल्चर में, ये वो दिखाना चाह रहा है। यहाँ पे एक ANE जो है वो गॉडेस ऑफ अर्थ है नाइजीरियन कल्चर में, वो गॉडेस ऑफ अर्थ है नाइजीरियन कल्चर में। फिर एक लफ्ज़ है CHAKOV, शकूफ, ये क्रिएटर ऑफ ऑल गॉड्स, ये सबसे बड़ा गॉड है जो नाइजीरियन कल्चर में ना सबसे बड़ा गॉड शकूफ को माना जाता है कि भाई इसने तमाम गॉड्स जो है ना आगे क्रिएट किए हैं, ये सबसे बड़ा गॉड है। अदर एक और चीज़ है कोला नट जो है ना बेसिकली एक ड्रिंक है कोकोनट वाली,
ठीक है। ये ड्रिंक जो बड़ी रेप्यूटेबल है और जो स्पेशल गेस्ट आया होता है ना, ये ड्रिंक सिर्फ उसको पिलाई जाती है नाइजीरियन कल्चर के अंदर, स्पेशल गेस्ट को। कोला नट बड़ी शानदार ड्रिंक है समझे उनके कल्चर में, COLANUT नट। उसके बाद ह्यूमन स्कल। नाइजीरियन कल्चर में ना जो गिलास है ना वो ह्यूमन की स्कल की तरह बनाई जाती है। इंसान का जो दिमाग होता है ना, उस दिमाग की तरह एक गिलास बनाया जाता है, उस गिलास के अंदर इस कोला नट को डाल के पिया जाता है। तो ये बड़ा एहतराम जो है ना उस ड्रिंक के लिए, बहुत एहतराम जो है उस ड्रिंक का भी बड़ा एहतराम है इनके यहाँ पे, कि स्पेशल गिलास होगा, स्पेशल गेस्ट के लिए होगा, ठीक है, और स्पेशल ड्रिंक उसी को दी जाएगी है। तो अब हम आगे चलते हैं, ये सारी छोटी छोटी बातें हो गई, अब हम पढ़ेंगे समरी।